नमस्कार दोस्तों। हम सिकंदर लोदी पढ़ रहे थे, उसमें उसके विजय अभियान, विद्रोह, जन्म परिचय जैसी छोटी छोटी बातें देख ली थी। अभी हम बात करेंगे उसकी नीतियों पर, और उसकी नीतियों में सबसे पहली हेडिंग हमने दी थी, आपको पता होगा कि राजत्व की नीति। ठीक है, सिकंदर लोदी की नीतियाँ। ठीक है। और पहली जो नीति है वो हम लेते हैं राजत्व की नीति, किंगशिप पॉलिसी। हाँ, ठीक है, राजत्व नीति। मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ दोबारा कि राजत्व का मतलब ये होता है कि कोई भी राजा राज्य कैसे चला रहा है, राज्य संचालन में कौन सी नीतियों को फॉलो करता है, राज्य संचालन की कौन कौन सी परंपराओं का अनुसरण करता है, उसे हम राजत्व कहते हैं। ठीक है, तो हर शासक का अपना राज्य करने का, राज्य चलाने का एक तरीका होता है। उस तरीके को हम राजत्व कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, आरंभ में लोदी वंश के, कि बहलोल लोदी जो है वो आपके बिल्कुल अफगान राजत्व पे था। ठीक है, सभी को समान मानना, मसनद आली वगैरह उस टाइप से। इसने सिकंदर लोदी ने राजत्व में परिवर्तन किए। ठीक है, उसने आपके अफगान राजत्व को चेंज करके और तुर्की राजत्व के नज़दीक जाने का प्रयास किया। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि सिकंदर लोदी का जो राजत्व था वो अफगान राजत्व और तुर्की राजत्व के बीच का राजत्व था, जो न पूर्ण रूप से तुर्की आधारित था, न पूर्ण रूप से आपके अफगान राजत्व पर आधारित था। तो इसने कुछ बदलाव किए, जैसे शाही फरमान जारी करना, सिंहासन पर बैठना, अमीरों को एक प्रकार से रेस्पेक्ट करने के लिए, खुद की रेस्पेक्ट करने के लिए बाध्य करना, उनके लिए नियम बनाए गए, उनकी अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो दंड दिया गया। अब वो आपके यूं कहिए कि समान में से प्रथम जैसे मामला नहीं था, अब वो शासक के रूप में था और अमीरों को निम्न नीचा महसूस करवाया गया। उनसे सारे हिसाब मांगे गए, सारे रिकॉर्ड्स मांगे गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसने बिहेव किया। तो आपको पता होगा कि सिकंदर लोदी को मारने के भी प्रयास किए इन सरदारों ने। 22 सरदारों का एक षड्यंत्र माना जाता है जिन्होंने प्रयास किया कि वो सिकंदर लोदी को मार लें। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोदी मारने का प्रयास इसलिए था कि वो राजत्व जो है वो अफगान राजत्व से तुर्की राजत्व की ओर बढ़ रहा था। इससे अमीरों को क्या नुकसान हो रहा था? इससे पहले अफगान राजत्व में अमीर सुल्तान की भांति व्यवहार करते थे, विशेष अधिकार, राज चिन्ह, छत्र, दंड यूज करते थे। अब तुर्की राजत्व में अमीरों की औकात क्या? तो अमीरों की शक्तियां खत्म हो रही थी, तुर्की राजत्व जैसे जैसे लागू हो रहा था। इसलिए अमीरों ने इसको हटाने का प्रयास किया। और इब्राहिम लोदी ने तो पूर्ण रूप से तुर्की राजत्व को अपना लिया। यही कारण था कि इन्हीं अफगानी सरदारों ने बाबर को भारत बुलाया। ठीक है ना, क्योंकि उनकी शक्तियां खत्म कर दी थी इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि सिकंदर लोदी ने अफगान राजत्व के स्थान पर तुर्की राजत्व अपनाना आरंभ किया। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि पूर्ण रूप से न तो उसने तुर्की अपनाया, न आपके उसने पूर्ण रूप से अफगान रखा उसको। इस प्रकार सिकंदर लोदी का राजत्व अफगान व
तुर्क राजत्व का सेतु कह सकते हो आप, का मिश्रण कह सकते हो, मिश्रण था, जिसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। प्रमुख विशेषताएं ठीक है, कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए पहली विशेषता। अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि सिकंदर लोदी जो है वो आपके सिंहासन पर बैठता था और शाही फरमान जारी करने लगा। बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, मैंने कहा ना गलीचे पे बैठता था, जाजम पे बैठ के बात करते थे। अब इसने अपने लिए अलग सी कुर्सी लगा ली थी, उनको महसूस करवाने के लिए मैं उच्च हूँ आप निम्न हैं, और फिर शाही फरमान जारी करने शुरू किए। बहुत बड़ी बात थी ये। और वो ये कहता था कि मैं अगर मेरी पालकी में किसी दास को भी बिठा दूँ ना, तो उसको भी मेरे अमीर जो है वो पालकी उठा के ले जाएंगे मेरे आदेश पर। तो ये क्या था, ये था कि अमीरों को महसूस करवाया जा रहा था कि आप मेरे बराबर के नहीं हैं। जबकि बहलोल लोदी सबको मसनद आली बराबरी का मानता था। पहला परिवर्तन ये किया गया, क्या किया गया कि सिंहासन पर बैठकर, और सिंहासन पर बैठकर या यूं कहिए कि राज सिंहासन पर बैठना, ये मान लो बैठना आरंभ किया। ठीक है, और दूसरा शाही फरमान का जारी करके और उसका स्वागत करने का सिस्टम शुरू किया। तथा उसके स्वागत के शिष्टाचार जितने भी होते थे आरंभ किए। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा हम क्या लिखेंगे कि गुप्त, एक मिनट, अमीरों को रेगुलेट करने का प्रयास किया। और एक हम कह सकते हैं कि सिंहासन पर बैठना आरंभ किया, शाही फरमान जारी करना, तो इस स्थान पर स्वागत के शिष्टाचार आरंभ किए। सरदारों को नतमस्तक होकर नमस्कार करने हेतु बाध्य किया। हेतु बाध्य किया। ठीक है, और क्या किया, अमीरों को उनकी स्थिति निम्न तर होने का एहसास करवाया। कैसे करवाया, जैसे देखिए मैं आपको एक एक लिख के बताता हूं। जैसे अमीरों को कहा गया कि आप एक प्रकार से जितने भी अमीर हैं दरबार के अंदर और दरबार के बाहर वो सम्मान प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सभी अमीर दरबार के अंदर व बाहर
सुल्तान के प्रति सम्मान प्रतिष्ठा प्रदर्शित करेंगे, इस हेतु नियम बनाए। और कड़े दंड की व्यवस्था की गई। अगर कोई नियम का पालन करता है, नहीं करता है, तो कड़ा दंड दिया जाएगा, ऐसा कर लिया इन्होंने। दूसरा, गुप्तचर विभाग बनाया और विभाग बनाकर इन सारे अमीरों की एक एक जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया कि कोई भी अमीर ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि राजा की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचे। तो गुप्तचर विभाग द्वारा अमीरों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा गया। गुप्तचर विभाग के माध्यम से अमीरों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके साथ क्या किया? इनके साथ आपके जितने भी यूं कहिए कि हिसाब किताब थे, वो सारे के सारे इनको देना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। आप हिसाब किताब अगर नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो संभव है कि वो की जाएगी। ठीक है। तो अमीरों के हिसाब किताब का तो एक मिनट, हिसाब किताब हिसाब किताब का मामला इब्राहिम लोदी का है। चलो अपन इब्राहिम लोदी में देखें, तब और क्लियर करेंगे। वो अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा विवादित हो जाएगा फिर। ठीक है। तो गुप्तचर विभाग हो गया और नियम ये बनाए गए। और इसके अलावा क्या किया गया, हिसाब किताब का भी आप छोड़ दीजिए। अब सामानों में प्रथम अब सुल्तान नहीं रहा। ठीक है। पूर्व की भांति अब फर्स्ट अमंग ऑल। ठीक है। फर्स्ट अमंग ठीक है, सामानों में प्रथम नहीं रहा। ठीक है। अब सुल्तान सर्वोपरि हो गया था। सुल्तान सम्मानों में श्रेष्ठ था। सुल्तान श्रेष्ठ भी क्या, इनसे सुपीरियर था। सम्मान में श्रेष्ठ का सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। ठीक है। और राज्यपालों के जितने भी संदेश वाहक थे, किसी भी राज्य का राज्यपाल का संदेश वाहक जब सुल्तान से मिलने आता था तो नियम बना गया कि वो राजधानी से 6 मील दूरी पर मिलेगा। ठीक है। ताकि अमीरों और जनता के मन में सुल्तान के प्रति श्रेष्ठता की भावना जो है वो स्थापित हो जाए। ठीक है। राज्यपालों द्वारा भेजे गए दूत सुल्तान से राजधानी से 6 मील दूर
6 मील दूर ही सुल्तान से मिल सकते थे, इससे जनता व अमीरों के मन में सुल्तान श्रेष्ठ की भावना स्थापित हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये अफगान राजत्व से दूर जा रहा था और तुर्क राजत्व के नज़दीक आ रहा था, ताकि सुल्तान का जो रिस्पेक्ट है वो आपके एक प्रकार से निरंतर बढ़ता जाए। ठीक है, ये बात थी यहाँ पे, ये वाक़यात मुस्ताकी की बात है, नियम वाक़यात मुस्ताकी में ये बात लिखी है कि सुल्तान 6 मील दूर है, वो संदेश वाहकों से मिलता था, राजधानी में उसको प्रवेश करने तक भी नहीं दिया जाता था। और कितने बिंदु हो गए? 4। 5वां बिंदु क्या था देखिए। अब इन्होंने सुल्तान ने यहाँ तक घोषणा करी थी कि गुलाम जो है, अगर मैं मेरी पालकी में किसी गुलाम को भी बिठा दूँ ना, तो भी वो आपके सरदार लोग जो है यह इसको कई दूरी तक ले जाएंगे, इतना मेरा प्रभाव वो है, स्थापित करना चाहता था वो। ठीक है, मैं मेरी पालकी में गुलाम को भी बैठा दूं तो भी मेरे आदेश पर मेरे अमीर उसे दूर तक ले जाएंगे। ये तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि सुल्तान जो है वो आपकी इतनी दम्भ भरी बातें करता था। ठीक है ना, तो अब सुल्तान वो बात नहीं रही, अफगान राजत्व वाली बात है वो बिल्कुल भी नहीं रही जो बहलोल के काल में थी। ठीक है, और इसलिए हम क्या कहते हैं कि राजत्व में इस परिवर्तन के कारण कई बार विद्रोह भी हुए और एक बार 22 अमीरों ने सुल्तान को मारने का भी प्रयास जो है वो किया था। इस प्रकार अफगान राजत्व में परिवर्तन के कारण एक बार बाईस अफगान सरदारों ने सिकंदर लोदी की हत्या का षड्यंत्र किया, जिससे षड्यंत्र किया और इसकी जानकारी मिलने पर सुल्तान ने सभी अमीरों को मार दिया।
तो ये इसकी राजत्व नीति थी जो आपके तुर्की और अफगान राजत्व का मिश्रण थी, और यह एक विवाद का कारण बनी थी। क्या विवाद का कारण बनी थी? क्योंकि सिंपल सी बात थी कि कोई भी अमीर नहीं चाहता था कि उनके राजत्व में कोई बदलाव हो, क्योंकि अगर राजत्व में बदलाव होता है तो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा कुठाराघात किसी की शक्ति पे होगा तो वो होगा अमीरों की शक्ति पे। ठीक है, तो ये इसके शासनकाल की सबसे अहम बात थी। और जब इब्राहिम लोदी आएगा तो इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी से भी ज़्यादा कठोरता के साथ में, और यूं कहिए कि पूर्ण रूपेण तुर्की राजत्व को लागू करता है, और यही उसके पतन का कारण बना, और पानीपत के युद्ध का वही कारण था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति, ठीक है, धार्मिक नीति की अगर अपन बात करें, सिकंदर लोदी अपनी इस धार्मिक नीति के कारण, जैसा कि मैंने पूर्व क्लासेस में बताया था, कि बड़ा बदनाम था। बदनाम क्यों था? क्योंकि उसकी धार्मिक नीति, कट्टर धर्मांध शासक था, वो असहिष्णु शासक था, और शरीयत के अनुसार एक प्रकार से कानून लागू करना चाहता था। आप इसको फिरोज तुगलक से भी ज़्यादा कट्टर कह सकते हो। इवन इसको कई शासक, इतिहासकार जो है वो औरंगजेब से भी ज़्यादा कट्टर मानते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये शासक था सिकंदर लोदी भी। तो इसकी धार्मिक नीति को हम दो बातें देखेंगे। एक तो इसके असहिष्णु कार्य कौन से थे वो देखेंगे, और दूसरा इसने इस्लाम में सुधार के भी काफ़ी प्रयास किए थे, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पंक्ति हमारी यही होगी कि सिकंदर लोदी धर्मांध, असहिष्णु शासक था। जिसने शरीयत कानून लागू कानून अनुसार शासन संचालन किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं, दोनों बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि हम किस बेस पे कह सकते हैं कि वह एक धर्मांध शासक था। ठीक है, कौन से कार्य थे जो उसके धर्मांध थे या असहिष्णु कार्य थे, कौन कौन से? अब देखिए, इसने कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा के आसपास कुरुक्षेत्र में जितने भी धार्मिक मंदिर वगैरह थे वो सारे नष्ट करवा दिए थे, और थानेश्वर जैसे मंदिर जहाँ भी थे, थानेश्वर में भी मंदिर था, वो सब बंद करवा दिए थे। और साथ साथ में इसने मंदिरों के जो भी मूर्तियाँ होती थी, उस मूर्तियों के पत्थर को कसाई को दिया जाता था ताकि वो मांस तोल सके। लोगों ने इसके भय से मंदिर की मूर्तियाँ भूमि में गाड़ दी थी ताकि वो उसका अधर्म होने से बचा सके। कहते हैं कि वो ज्वालामुखी मंदिर से उसने मूर्ति मंगवाई, तोड़ के कसाईयों को दी थी। मुसलमानों को स्पष्ट आदेश दिया गया, मुसलमान नाइयों को, कि वो किसी भी हिंदू के बाल तक ना काटें। एक बौद्धन नामक ब्राह्मण को इसलिए जला दिया, उसने कह दिया था कि इस्लाम और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ सब पवित्र है, एक भी नापाक नहीं है, सारे पवित्र है, इसलिए उसको जिंदा जला दिया गया था। धर्मांतरण के लिए भी उसने अपने खूब सारे प्रयास किए गए, बहलाने फुसलाने से लेकर साम दाम दंड पे सारे प्रयास किए गए।
तो बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक के नक्श कदम पर था और इवन यूं कहे कि उससे कहीं ज़्यादा ही था। ठीक है, तो धर्मांध असहिष्णु कार्य कौन कौन से किए थे ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये जो कार्य किया ना, सुल्तान बनने से पहले कुरुक्षेत्र वाला कार्य किया था। देखिए, सुल्तान बनने से पहले बनने से पूर्व ही एक आदेश द्वारा कुरुक्षेत्र के सभी धार्मिक स्थान नष्ट कर उन पर मिट्टी डालने के आदेश दिए। मिट्टी डालने के आदेश दिए। बताओ कैसा व्यक्ति था कि सारे धार्मिक स्थल नष्ट कर दो और उनको रेत से पाट दो। ठीक है, अब ये आदेश दिए। आप सोचिए कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि उलेमा वर्ग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इतना हिंदुओं के धार्मिक स्थान नष्ट करने का इतना घिनौना कार्य ना करें। पहली बार ऐसा हुआ था कि उलेमाओं ने एक शासक को हिंदू धर्म की रक्षा की बात की थी। रक्षा मतलब ये था कि इस मात्रा में ना करें। पहली बार ऐसा हुआ था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उलेमा तो उल्टा यही कहते थे कि नष्ट किया जाए। ये पहला अवसर था। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये नहीं कि उलेमा सुधर गए थे, मतलब ये था कि इतना ज़्यादा धर्मांध था कि उलेमाओं को भी दया आ गई थी। आप सोचिए इस बात पे। ठीक है, आदेश दिए। पहला अवसर था जब, अच्छा ये बात कौन लिखता है आगे, चलो वो तो मैं लिखवाता हूँ। पहला अवसर था जब उलेमा वर्ग ने सुल्तान को इस स्तर का धार्मिक असहिष्णु न होने का आग्रह किया था। ठीक है, अब ये वाक़यात मुस्ताकी में लिखा हुआ है। मैं अफ़गानी साहित्य बताऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना धर्मांध था कि उलेमाओं ने भी उसको रोकने का है वो एक प्रकार से प्रयास किया था। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल अज़ोधनी ने इसको रोकने का प्रयास किया था। मौलाना अब्दुल अज़ोधनी ने ठीक है, तो एक उदाहरण था ये कि वो धर्मांध शासक था। अब मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। मथुरा को नष्ट किया। मथुरा को
नष्ट। अब मथुरा को नष्ट करने के आदेश दिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पवित्र स्नान होता है हिंदुओं का, उस क्षेत्र को भी मिट्टी से पाट दिया जाए। और ये अब्दुल्ला खान लिखता है तारीख़ दाऊदी में, वो लिखता है कि मथुरा जो है वो कुफ्र की खान माना जाता था, तो उस कुफ्र की खान को नष्ट करने के आदेश दिए थे, को नष्ट करने के आदेश दिए। ठीक है, पवित्र स्नान स्थल मिट्टी से पाट दिए गए। ठीक है, अब्दुल्ला खान क्या लिखता है तारीख़ दाऊदी में, कुफ्र की खान नष्ट कर दिया। ठीक है, तो मथुरा कुरुक्षेत्र को इसने बर्बाद कर दिया, और ये दूसरा आदेश था इसका। इसके अलावा देखिए छोटी छोटी और बातें कि सुल्तान के भय से, अब देखो ये सारे मुस्लिम इतिहासकार लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये बातें कितनी कम करके लिखी होगी, वास्तु स्थिति तो लिखी नहीं होगी खैर, और कम भी बातें इतनी गहरी लग रही है, तो आप सोचिए कि वास्तविकता कितनी गहरी होगी। सुल्तान के भय से लोगों ने देवताओं की मूर्तियों को भूमि में छिपा दिया था। ठीक है, छुपा दिया था। और ज्वालामुखी मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया गया। हेतु दिया गया। ठीक है, और मुस्लिम नाइयों को आदेश दिया गया कि वे हिंदुओं के बाल न काटें। बताओ, ये थे आपके इसके सिकंदर लोदी के कारनामे, जो कि धर्मांध शासक होने का बता रहे हैं। और ये तो अच्छा, ये बात कौन लिख रहा है? ज्वालामुखी, ये बात जो थी ना, ये सारी बातें ये अहमद यादगार ने लिखी है। सलातिनुल अफगान के अंदर है ना, अहमद यादगार ने इस बात को लिखा है। ठीक है, मुस्लिम नाइयों का हो गया। और इसके साथ साथ में आपके हिंदुओं पर इन्होंने पुनः जजिया कर लगा दिया था। हालांकि लगा तो, शुरुआत तो हो गई थी पहले ही, लेकिन बीच में वसूला नहीं जाता था। हिंदुओं पर पुनः जजिया लगा दिया गया था।
और इसके अलावा हाँ, कानिर ग्राम के बौधिन नामक ब्राह्मण को, कानिर ग्राम के बौधिन नामक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जलाया। ऐसा है कि आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने भी दिल्ली में जलाया था। इसलिए जिंदा जलाया कि उसने हिंदू व मुस्लिम पवित्र ग्रंथों को महान बता दिया, दोनों को महान बता दिया। ठीक है, तो ऐसा एक ब्राह्मण आपके फिरोज शाह तुगलक ने भी जलाया था, आपको याद हो तो हमने लिखा भी है। कानिर ग्राम के बौधिन नामक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जला दिया। ठीक है, बौधिन, उसके बौधन भी लिखा हुआ आता है कई बार, तो बौधिन कई सारे नाम इसमें ऐसे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। हाँ, शीतला माता की पूजा पर, शीतला माता और थानेश्वर मेला, शीतला माता पूजा और थानेश्वर मेला प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो ये इसके थे कार्य, जिसके बेस पे इतिहासकार इसको क्या कहते हैं, एक धर्मांध शासक कहते हैं। एक ऐसा शासक जिसने यूँ कहिए कि असहिष्णुता के हर प्रकार के प्रयास जो है वो किए, हर प्रकार के कार्य जो है उसने किए थे। ठीक है, बाकी इस्लाम ग्रहण करने के लिए मजबूर करना वगैरह वगैरह वो तो खैर बातें आएगी इसमें साथ में। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसने इस्लाम में सुधार के क्या प्रयास किए, धर्मांध कार्य, और दूसरा हम लिख रहे हैं इस्लाम में सुधार के कार्य। इस्लाम हेतु कार्य। अब इस्लाम में इसने अपनी तरफ से सुधार के पूरे प्रयास किए थे, चाहे वो आपके, हालांकि इसके जो प्रयास थे ना वो ऑलमोस्ट फिरोज शाह तुगलक जैसे ही थे। कोई बहुत ज़्यादा भिन्नता जैसी बात नहीं थी, है ना। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक के जैसे कार्य थे, कोई विशिष्ट फर्क नहीं था। अब जैसे मैं कुछ नाम बताऊं, जैसे कुछ बातें, तो एक बहराइच का सालर मसूद की दरगाह, जिसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं, उस दरगाह पर लोग जो है वो आपके जाते थे और एक झंडा लेके जाते थे, नेजा जैसे हम बोलते हैं, इसे नेजा प्रथा बोलते हैं। तो इस नेजा प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि उसका मानना था कि नेजा जो है वो झंडे है वो आपके इस्लाम विरोधी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि नेजा प्रथा क्या है, मैं नीचे ये भी लिख लेता हूं। बहराइच के गाजी के मकबरे पर दूर दूर से जुलूस आते थे। इनके हाथ में नेजा होती थी, इनके हाथ में
नेजा आज भी होती ना, बाबा रामदेव के मंदिर जाते हैं तो लोग झंडे हाथ में लेके जाते हैं, नेजा होती थी, इसको कहते थे नेजा प्रथा। ठीक है, इन जुलूसों व नेजा को इस्लाम विरोधी बताकर प्रतिबंधित किया गया, बताकर प्रतिबंधित किया। क्लियर? तो एक तो ये बात हो गई, नेजा प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो कई बार ये भी आता है कि किसने सादर गांधी के जाने वाले जुलूसों को प्रतिबंधित किया था, तो ये सेम ही बात हो जाती है। ठीक है, तो एक तो काम ये किया, और क्या किया देखिए। हाँ, बिना लाश की जितनी भी कब्रें थी उनको नष्ट कर दिया। ठीक है, बिना लाश की कब्रें, 100 लिख लो या लाश लिख लो, जो भी आप लिख लो, की कब्रें नष्ट कर दी, कि फालतूस्तान घेर दिए गए। ठीक है, तीसरा, मुस्लिम स्त्रियों को पीर और मज़ार जाने पर प्रतिबंध। ये पहले भी हो रखा है, फिरोसा ने किया था कि पीर, मज़ार दर्शनार्थ जाने पर प्रतिबंध। ठीक है, मतलब ये मुस्लिम महिलाएं मज़ारों पे नहीं जा सकती, ऐसा इसने नियम बनाया था। ठीक है, ये नियम पहले से चला आ रहा था वैसे, लेकिन इसने उसको वापस ठीक से लागू किया। ठीक है, मुहर्रम पर ताजिया निकालना प्रतिबंधित किया। ताजिया निकालना प्रतिबंधित किया। ठीक है, हाँ, नियमित नमाज न पढ़ना, ठीक है, अब ये क्या करता था, नियमित नमाज नहीं पढ़ता था, नियमित रूप से रोजे नहीं रखता था, दाढ़ी कटवाता था, है ना, ये सारी कार्य किए तो उसको लगा कि मैंने बहुत पाप कर लिए हैं। तब इसने अपने पापों की पूरी सूची बनाई और उसके बाद में उनके प्रायश्चित के लिए अपना जो खजाना था, खजाना कैसे कहते हैं, माल गनीमा नहीं, खजाने का मतलब होता है जो भेंट स्वरूप उसको राजा को खुद को प्राप्त होता है, उसे खजाना बोलते हैं। उस खजाने की राशि जो थी वो आपके आमिल और बुद्धिजीवी लोगों को उसने भेंट कर दी थी। ठीक है, ये इसमें आएगा ही नहीं, अपन अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। नियमित नमाज न पढ़ने, रोजा न रखने, दाढ़ी बनवाने। ये प्रश्न आता कई बार, कौन सा सुल्तान दाढ़ी बनाता था, ऐसे सवाल बन जाते कई बार। तो बनवाने जैसे पापों की सूची सुल्तान ने बनाई। सुल्तान ने अपने इन पापों के प्रायश्चित हेतु, अपने इन पापों के प्रायश्चित हेतु अपने
खजाने, खजाने, खजाने का मतलब क्या होता है? सुल्तान को शासकों से मिली हुई भेंट। शासकों से मिली भेंट क्या कहलाती है? खजाना। अपने खजाने का धन, धन विद्वानों में वितरित किया था, ठीक है, ताकि उसके पाप जो है वो धुल सके। ठीक है, ये भी उसकी एक पॉलिसी थी। तो थोड़ा सा देख लेना ये भी कि ये कार्य नहीं खुद नहीं करता था ये। और बहराइच हो गया, कब्रें वगैरह हो गई मुस्लिम, ठीक है। और एक इसका थोड़ा सा नोट करके डाल देना आप कि इसने हेम सूरी एक जैन संत था, उसके आग्रह पर, हेम सूरी के आग्रह पर 500 कैदी मुक्त किए थे। ये थोड़ा सही सुचता वाला कार्य है। और कहते हैं कि जाम्बोजी को भूमि अनुदान दिया था। जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय वाले को भूमि अनुदान दिया था। बस ये दो ही कार्य थे इसके जो थोड़े ठीक लगे, बाकी सारे कार्य इसके धार्मिक असहिष्णुता के कार्य थे। तो विद्यार्थियों ये थी इसकी धार्मिक नीति, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस क्लास की आखिरी बात, आर्थिक नीति के ऊपर इसकी, ठीक है। फिर लास्ट में हम आ जाएंगे मूल्यांकन और सांस्कृतिक नीति, ठीक है। आर्थिक नीति बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं था ये बाकियों की तरह, बट इसने भी अर्थशास्त्र में कुछ सुधार किए थे। जैसे अगर मैं एक सिंगल बताऊं आपको, गज सिकंदरी का इसने प्रचलन किया था। गज सिकंदरी पहली बार कोई गज आया था जिसने भूमि का मापन किया, और भूमि का मापन करने के बाद में बिल्कुल लगान तय करी, और फिर युक्ति संगत वसूली होती थी। 39 अंगुल 39 अंगुल का गज था ये, गज सिकंदरी बोलते हैं। फिर अकबर ने गज ए इलाही शुरू किया, तब तक गज सिकंदरी चलता रहा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम। अंगुल, ठीक है। अब 39 अंगुल, इलाही था 41 का, ठीक है। और ये 39 अंगुल था, लगभग 30 इंच कह सकते हो का गज, गज ए सिकंदरी लाया, जो कि अकबर के काल तक चलता रहा। इलाही तक चलता रहा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि गज के कारण कर निर्धारण में थोड़ी सी आसानी होती है। अकबर ने गज की साइज थोड़ी बढ़ा दी थी, तो 41 के आसपास अंगुल थी, उसको अपन अकबर में पढ़ेंगे। एक तो इसने ये काम किया था, ठीक है। दूसरा काम क्या था, जितने भी राजमार्ग थे उनको डाकुओं और लुटेरों से मुक्त किया। राजमार्गों को डाकुओं व लुटेरों से मुक्त किया, ताकि व्यापारी लोग जो है वो आपके आसानी से व्यापार कर सके और उनका टैक्स जो है वो सुल्तान को मिलता रहे, ठीक है। और खाद्यान्न पर से ज़कात हटाया, ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं। खाद्यान्न पर से ज़कात हटाया,
तो थोड़े से खाद्यान्न क्या हो गए, सस्ते हो गए। ठीक है, इस बात को भी हमने पहले लिख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके लेखा परीक्षण आरंभ किया। हाँ, वो सही था, अमीरों वाला लेखा परीक्षण, मतलब अमीरों का ही किया था इसने, आरंभ किया। ठीक है, आरंभ किया, ये अमीरों में भी लिख सकते थे, यहाँ पे ठीक है ये वैसे। जिसके अंतर्गत अमीरों की आय व्यय का परीक्षण किया गया, और अगर कहीं गड़बड़ी होती थी तो फिर आपकी सजा दी जाती थी। ठीक है, अमीरों की आय व्यय का परीक्षण किया गया। इसके साथ साथ एक मूल्य सूची बनाई, हर प्रातः काल हर वस्तु की मूल्य की रेट जो थी वो सूचना इनको मिल जाती थी। ठीक है, तो लगान बही तैयार की गई। बनाई गई। ठीक है, लगान बही बनाई गई, जिसमें प्रतिदिन के मूल्य शामिल रहते थे। प्रतिदिन के मूल्य वस्तुओं, क्योंकि मूल्य ऊपर टैक्स लगता था इसलिए शामिल रहते थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, शेरशाह का यही आधार था, शेरशाह की लगान बही का ये आधार बना। का यह आधार बना। ठीक है, बाकी अर्थव्यवस्था में इसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किए, बस ये इतने ही काम थे, 4-5 कार्य हैं जो आप ठीक से देख लेना। और अब लास्ट में हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों पे बात करेंगे, और इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास का और इंतज़ार करिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।